हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम पर्यावरण के टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपके पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी खालिस्तान। है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका सेवा, दूसरा है गर्व, तीसरा ऑप्शन है वेतन और चौथा है छात्रों का विश्वास। तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या कहलाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा छात्रों का विश्वास। क्या हो जाएगा? छात्रों का विश्वास जो होता है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है ना। शिक्षक जो है विद्यार्थियों के जीवन का क्या होता है? वास्तविक एक तरह से कुम्हार होते हैं ना, जो कि ना सिर्फ छात्रों के जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में क्या करने का काम करते हैं? विश्वास जगाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पे छात्रों का विश्वास जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है ना। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन दिया है आपका कानून, दूसरा है मूल संकल्पना, तीसरा है सिद्धांत और चौथा दिया है आपका खोज। तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धांत। उसे हम क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सिद्धांत, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप जो है यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान मत दीजिएगा कि अल्फ़ाबेट यहाँ पे ABCD जो है गलत लिखा है ना। आप जो है ऑप्शंस को देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका सिद्धांत जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि, है ना, कौन सा जो है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेख, दूसरा है श्रुति लेख एवं दिया गया कार्य, तीसरा है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, चौथा है आपका व्याख्यान एवं श्रुति लेख। तो इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सा जो होगा आपका सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगा उसे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। यही जो विधि है वो शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है ना। इस शिक्षण विधि में क्या करते हैं? तो इस शिक्षण विधि में जो है आपका विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना में छात्र जो है परस्पर क्या है अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने ज्ञान को क्या है बढ़ाने का काम करते हैं। और यह विधि जो है एक तरह से क्या है बच्चों में आर्टिफिशियल तरीके से क्या है वातावरण को समाप्त करने और उनके जीवन को शिक्षा से जोड़ने का काम जो है करती है। इसलिए जो है यह सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। कौन सा जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं होगा वो आपको बताना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है हीलियम और चौथा है मीथेन, है ना। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे हीलियम, है ना। हीलियम जो होता है वो एक तरह का क्या है अक्रिय गैस है ना, इनर्ट गैस होता है। क्या है? अक्रिय गैस होता है जो कि क्या है हमारे ग्रीन हाउस गैस में नहीं पाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? अगर ऑप्शन में देखें तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है,
नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और मीथेन भी होता है ना। और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए एक पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है N2O, इसे हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस, है ना, हंसाने वाली गैस भी इसे हम कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से आते हैं? तो आपका आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन भी आते हैं, और जल वाष्प, जल वाष्प यानी कि H2O हम बोल सकते हैं ना, ये जल वाष्प का काम करता है। तो यहाँ पे आपके कौन से गैस नहीं होंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा, हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता। एक तरह का क्या है? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा, ऑप्शन सी क्या होगा? हीलियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है ना। जो आपका ध्वनि प्रदूषण है उसको किस यंत्र के द्वारा जो है मापा जाता है? पहला ऑप्शन है जूल के द्वारा, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है डेसिबल और चौथा है नैनो इकाई। तो इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा जो है ध्वनि यानी कि शोर को हम नापते हैं, ध्वनि प्रदूषण को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे डेसिबल, है ना, डेसिबल, जिसको हम D और B इस तरह से संकेत से हम प्रदर्शित करते हैं ना। तो डेसिबल से जो है हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। किसी भी व्यक्ति की जो श्रवण सीमा है वो इसी के द्वारा जो है नापा जाता है ना। कितने हैं? लगभग जो है 80 डेसिबल तक जो है क्या है, इसको हम शोर के अंतर्गत मानते हैं ना। इससे ज़्यादा होने पर क्या है, तो वो हमारे कानों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो याद रखिएगा 80 डेसिबल तक की होती है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो तीसरा है, डेसिबल से हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। इसके अलावा जो पहला ऑप्शन दिया है आपका जूल, जूल क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ये कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा भी हम किसके, ऊर्जा के द्वारा भी हम जूल से नाप सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तो न्यूटन जो होता है ये आपके बल की इकाई होता है, बल की या भार की, है ना। इस तरह से जो भार का यूनिट होता है, बल का यूनिट होता है, वो हमारा न्यूटन से जो है नापा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा डेसिबल जो होगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है ना। कौन सा स्थलाकृत है जिसका निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है, वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका लैपीज, दूसरा है यू आकार की घाटी, तीसरा है वी आकार की घाटी और चौथा है आपका जलप्रपात। तो किस स्थलाकृत का निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यू आकार की घाटी, है ना। यू आकार की इस तरह से घाटी जो है उसका निर्माण जो है हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, यू आकार की घाटी जो है हिमानी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, यू आकार की घाटी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है आपका वी आकार की घाटी, जो वी शेप की घाटी होती है, ये जो होती है नदियों के कटाव द्वारा जो है तली को कम गहरा करके बनाया जाता है ना। तो घाटियों का निर्माण के लिए किया जाता है। ये क्या है? घाटियों के निर्माण के लिए जो है वी आकार की जो है घाटी बनती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यानी कौन सी नदी जो है आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका ताप्ती, दूसरा है आपका यहाँ पे स्वर्ण रेखा, है ना, ये स्वर्ण रेखा होगा, है ना, तीसरा है आपका सिंधु और चौथा है नर्मदा। तो कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका स्वर्ण रेखा नदी, है ना। स्वर्ण रेखा नदी जो है आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो बाकी ऑप्शन दिए हैं आपके यहाँ पे ताप्ती, है ना, ताप्ती हो गया, नर्मदा, इसके अलावा जो आपका यहाँ पे सिंधु, ये सभी नदियाँ जो होती है वो अरब सागर में गिरती है। कहाँ है?
अरब सागर, है ना। तो याद रखिएगा ये सभी जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, जबकि बंगाल की खाड़ी में आपका स्वर्ण रेखा यहाँ पे है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है ना। राकेश जो है कक्षा 5वीं का क्या है, एक पर्यावरण के विज्ञान शिक्षक द्वारा काम दिया गया उसे घर काम करने के लिए, यानी कि होमवर्क दिया गया, और वो उसे क्या है समय पर नहीं कर पाता है। तो उसके लिए, उसको सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपाय टीचर के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। दूसरा ऑप्शन है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा है उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। और फोर्थ है आपका उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को दे देना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, तो वो होगा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जान करके उसका पता लगा करके उसे सही मार्गदर्शन देना ही, इस तरह से हम उस बच्चे को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है ना। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है आपका इंदौर, तीसरा है उज्जैन और चौथा है ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जो झीलों के शहर से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका भोपाल, है ना। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वही जो है आपके झीलों के शहर के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका भोपाल जो है वो क्या है, झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है ना। यूरोप को क्या है, अफ्रीका से कौन सा सागर जो है आपका अलग करता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है लाल सागर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है काला सागर और चौथा है आपका भूमध्य सागर। तो कौन सा सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे भूमध्य सागर, है ना। भूमध्य सागर जो होता है वो आपके यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण के टॉप 10 MCQs जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।